नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले जो सूचना है वो एलटीजीआईसी पीसीएस प्री और खंड शिक्षा अधिकारी की है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र है, लिखा है यूपीपीएससी आंदोलन टीम की बैठक रविवार को सलोरी में हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटिपूर्ण प्रश्न पूछे जाने पर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और साथ ही संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की गई है। जीआईसी में एलटी सहायक अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती भी जल्द शुरू करने की मांग उठाई गई। इसके लिए आंदोलन में टीम सोमवार से सभी डेलीगेसी में अभियान चलाएगी और बैठक में पंकज पांडे, आशीष प्रशांत, सौरभ, रामजीत, अजय, शिवम, सुनील आदि शामिल रहे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो मुख्य मुद्दा है कि उसमें त्रुटिपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हर बार पूछे जा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। और एलटीजीआईसी पिछले 5-6 सालों से रुकी हुई है, खंड शिक्षा अधिकारी भी रुकी हुई है। इसके लिए ये विद्यार्थी जो है अभियान चला रहे हैं। वहीं कल प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में युवा मंच की तरफ से भी आंदोलन का आगाज हो रहा है और ये देख सकते हैं, लिखा पत्थर गिरजाघर धरना स्थल, सिविल लाइंस 25 मार्च 11 बजे और टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि, जीआईसी एलटी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी जूनियर शिक्षक भर्ती, पीआरटी की बात भी की जाएगी क्योंकि प्रदेश में सभी जो शिक्षक भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से रुकी हुई हैं। धरना को लेकर के युवा मंच ने प्रयागराज के कमिश्नर को पत्र भी लिख दिया है, सूचना भी दे दी है और यहाँ पर देखिए लिखा है टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी प्रवक्ता, बीईओ, जीडीसी व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में ज्ञापन कार्यक्रम के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु आपके संज्ञान में लाना है कि टीजीटी पीजीटी के 34,500 पद रिक्त हैं, उससे विज्ञापन 2022 में जोड़ने और जीआईसी एलटी प्रवक्ता, बीईओ, जीडीसी के सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए दिनांक 25 मार्च 2025 को पत्थर गिरजाघर धरना स्थल सिविल लाइंस प्रयागराज में प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, युवा मंच। कुछ तो देखिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपकी भर्तियां, शिक्षक जो भर्तियां हैं वो सारी की सारी भर्तियां फंसी रहेंगी। जो भी विद्यार्थी इन भर्तियों से संबंधित हो, चाहे वो टीजीटी से संबंधित हो, चाहे वो एलटी से संबंधित हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित हो, चाहे वो जीडीसी से संबंधित हो, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, सभी विद्यार्थी कल पत्थर गिरजाघर निश्चित तौर पर आए। कल धरना भी होगा और सभी छात्रों के बीच में चर्चा परिचर्चा भी होगी आगे की रणनीति को लेकर के। और अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एआरओ प्री कराने के लिए 2000 से अधिक केंद्रों की होगी जरूरत। पिछली बार प्रदेश के 2387 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा केंद्र निर्धारण नीति का पालन करते हुए केंद्रों की व्यवस्था कर पाना चुनौती है। केंद्र निर्धारण को जल्द ही अंतिम रूप देने जा रहा है आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एक दिन में कराने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। क्या होगा, फिर लटकाओगे क्या? इस परीक्षा के लिए आयोग को 2000 से अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। केंद्र निर्धारण नीति सख्त होने के कारण आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए भी केंद्रों का इंतजाम कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि बाद में आयोग ने यह परीक्षा सभी जिलों में कराने का निर्णय लिया और विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। तब जाकर के इस परीक्षा के लिए पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 1331 केंद्रों की व्यवस्था की गई। तो इसमें 5,76,000 है और उसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थी हैं आरओ में। नीचे लिखा है कि हालांकि आयोग ने इसके लिए कुछ माह पहले ही कवायद शुरू कर दी थी और आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज करके केंद्र आवंटन के लिए सहमति पत्र भी मांगे गए थे। आयोग के सूत्रों के अनुसार केंद्र निर्धारण की नई नीति का पालन करते हुए यह परीक्षा एक दिन में तभी कराई जा सकती है जब इस परीक्षा के लिए सरकारी व एडेड विद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो बनाइए ना। अगली जो सूचना है वो 7 विभागों में 36 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन होंगे। सीधी भर्ती के लिए 24 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 7 विभागों में 36 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और इसके लिए आयोग सोमवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। आज आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में सहायक वास्तुविद के 2 पदों, मत्स्य विभाग में सहायक निदेशक मत्स्य के 7 और वित्तीय प्रबंधन एवं बजट निदेशालय में शोध अधिकारी के 1, चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रवक्ता फार्मेसी और आयुष होम्योपैथी विभाग में रीडर उपाचार्य के 11 पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही आयुष विभाग में आचार्य मुनाफेउल आजा के 1 पद, प्राध्यापक के 2 पद और
यूनानी निदेशालय के तहत आचार्य कुल्लियात के एक पद पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने व ऑनलाइन आवेदन शुल्क में जमा करने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। कल लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, मेंस शुरू हो गया है और उसके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। राज्य कृषि सेवा परीक्षा में पूछी गई एआई की परिभाषा। लखनऊ में शुरू हुई मुख्य परीक्षा, पहले दिन 90% रही उपस्थिति। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 रविवार से शुरू हो गई। 268 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय में 26 मार्च तक आयोजित की जाएगी। पहले दिन सामान्य अध्ययन व हिंदी निबंध के अनिवार्य प्रश्न पत्रों की परीक्षा में 89.97 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुबह 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक पहली पाली की परीक्षा में सामान्य अध्ययन व हिंदी निबंध के प्रश्न पत्रों की 1.5 घंटे की परीक्षा थी। जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में नीचे लिखा है कि अभ्यर्थियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की परिभाषा पूछी गई। यह भी पूछा गया कि वैक्सीन थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, यह सवाल भी आया। साथ ही आर्थिक संकट की व्याख्या करने को भी कहा गया। इनके अलावा यह सवाल भी आया कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, पारंपरिक खेती क्या है, स्वदेशी आंदोलन व पीली क्रांति के बारे में पूछा गया। उत्तर प्रदेश स्थित 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के नाम भी पूछे गए। जैविक खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी गई। देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों व अवसर के बारे में प्रश्न आया। कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों की व्याख्या करने को कहा गया। चूंकि ये कृषि का पेपर ही था तो कृषि से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। कृषि के वाणिज्यीकरण और पंचायत राज व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट लिखने को आया। जैविक खेती पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी और गांधी जी के विभिन्न आंदोलन की व्याख्या भी करनी थी। फसल सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी की व्याख्या करने के लिए भी आया था। हिंदी निबंध के प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वैश्विक परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन पूछा के पर निबंध आया था। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, ये तो हर बार आता, चाहे आरओ हो चाहे वो पीसीएस हो। देखिए उसमें पूरा प्रोफार्मा बना हुआ है कि किन किन चैप्टर से निबंध आते हैं। चाहे आरओ हो, पीसीएस हो या अन्य मेंस हो, तो उसमें निबंध में 1-2 आपदाओं पर एक आता है। एक समसामयिक कोई बड़ी घटना होती है अंतरराष्ट्रीय लेवल की, उसके बारे में पूछ दिया जाता है और एक जो प्रश्न है वो साहित्य से संबंधित होता है। तो नीचे यहाँ पर उसके बारे में भी लिखा है कि ये देखिए, जैसे लिखा है आधुनिक विश्व में युद्ध और उनका अर्थव्यवस्था, राजनीति पर समाज प्रभाव, वर्तमान समाज में साहित्य और संस्कृति का बदलता परिदृश्य। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है निबंध का। नीचे लिखा है कि अज्ञ निंदा अनुराग संकल्प के विलोम शब्द जल पर्वत परिचर्या व गुप्त के दो पर्यायवाची गोधूम मुष्टि साधु बुभुक्ष जैसे तत्सम शब्दों का तत्व पूछे गए थे। पटना से भर्तियों का दौर जारी है। लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। बिहार से, राजस्थान से, अन्य राज्यों से। थोड़ा सा नई भर्तियों के बारे में देख लेते हैं जहां जहां से विज्ञापन चल रहे हैं। तो लिखा है ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर अंतिम मेगा सूची जारी हो गई है और पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। विभाग द्वारा विकसित की गई जिला परिषद की वेबसाइट पर जाकर के इसे आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान से ड्राइवर की भर्ती आई है 2756 पदों पर। लिखा है जयपुर ने वाहन चालक के 2756 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों में की जाएंगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, सब भूल जाते हैं अपने काम से, मतलब बस हमको वीडियो मिल जाए, जानकारी मिल जाए, बस अपना काम हो जाए। ये गलत बात है। जैसे सरकार सोचती है हमको वोट मिल जाए, बाकी लड़के करते रहे जो भी करना हो। तो आप लोग भी अपना समझा करिए और रोज रोज याद न दिलाना पड़े, जब कहता हूं तभी आप लोग लाइक करते हैं और उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 28 मार्च है, तो 28 मार्च के पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सीआईएसएफ से 1161 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जो विद्यार्थी योग्यता रखते हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है CISFRECTT.CISF.gov.in। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी 26 मार्च को 194 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देंगे नियुक्ति पत्र। अभी ये दिन आ गए मुख्यमंत्री की। इसके पहले आपने सुना कि किसी मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया है? दिखावा है ये सब। और जितना समय इनमें जाया होता है ये नियुक्ति पत्र वगैरह देने के कार्यक्रम में, उस समय का मुख्यमंत्री को सदुपयोग करना चाहिए। बैठ करके जो फाइलें वो क्लियर करनी चाहिए, जो लोक कल्याण के जो कार्य हैं वो करना चाहिए। ये जगह जगह पर जो तमाशा लगाया जाता है, जो टेंट लगा करके नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, पूरा दिन चला जाता है और बहुत सारी जो फाइलें हैं वो लंबित रहती हैं, निरीक्षण वाले कार्य रुके रहते हैं। उसके बारे में सभी को विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं इसी मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ, इसके पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब भी टेंट लगा लगा करके लैपटॉप दिए जाते थे, पूरा दिन चला जाता था और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। कोई भी जब मुख्यमंत्री का कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सारी सुरक्षा, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है।
मुझे याद है कि एक बार अखिलेश यादव का प्रयागराज में आया था, लगा था प्रोग्राम लैपटॉप देने के लिए। कुल 36 विद्यार्थियों को उन्होंने लैपटॉप दिया था और ये था कि मुख्यमंत्री के आने पे लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऐसी चर्चाएँ उस समय चली थी और यही चीज़ वर्तमान में जो ये मुख्यमंत्री हैं, ये उस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। उस समय तो इतना नहीं होता था। केवल लैपटॉप वाले प्रोग्राम में या एक आध प्रोग्राम में इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन नियुक्ति पत्र वाली चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब तो ज़रा-ज़रा सी बात में कोई भी लेखपाल हो, वैकेंसी हो, कोई संविदा की भर्ती हो, कोई रोज़गार मेला का नियुक्ति पत्र हो, वहाँ पर मुख्यमंत्री के हाथों से ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। अधिकारी पता नहीं क्या चाहते हैं। और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, अगर इनको नियुक्ति पत्र दे देंगे तो कौन सी क्रेडिट मिल जाएगी, बड़ा काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ी की नियुक्ति कर दी, 200 आंगनवाड़ी की नियुक्ति कर दी। अगर नियुक्ति पत्र देना ही है तो उस तरीके से दीजिए जैसे अभी नीतीश कुमार ने बिहार में दिया था, 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था शिक्षक भर्ती का। सरकारी जो पद हैं, जो खाली पड़े हैं, उन पदों को सरकार भरे और उसके बाद में बड़ा प्रोग्राम एक बार कर दे तो ठीक है। वो भी करे भी ना तब भी लोग समझ जाते हैं कि हाँ, सरकार ने इतनी भर्तियाँ की हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टेंट लगा कर के बड़ा मंच में और इस तरीके के प्रोग्राम करना। हद हो गई है भाई, हद हो गई है एकदम से, दिखावे की हद हो गई है। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को दोपहर तक आएँगे और फिर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएँगे। क्या ज़माना आ गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फिर करेंगे मंत्रियों का घेराव करेंगे। ल लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि वे मंत्री आवासों का फिर से घेराव करेंगे, खासकर पिछड़े और दलित समाज के मंत्रियों और नेताओं का आवास करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसका पालन इसी सत्र में किया जाना है, किंतु सरकार की लापरवाही से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं अमरिंदर पटेल ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। निर्णय क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, ये चौंकाने वाली बात भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये स्थिति आई क्यों? उसमें भी बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो दोषी थे जिन्होंने गलत तरीके से पूरी भर्ती को संपन्न कराया। प्राइमरी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। कक्षा 1 की 28 मार्च को होगी मौखिक परीक्षा, 2 से 8 के बच्चों की होगी लिखित परीक्षा। एसएससी के छात्रों ने अभ्यर्थन वापसी को मुहिम छेड़ी है। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में की जाने वाली मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती के भर्तियों ने अभ्यर्थन वापसी की मुहिम छेड़ी है। अभ्यर्थी स्वैच्छिक उम्मीदवारी वापसी का विकल्प देने के लिए एसएससी के ईमेल पर मैसेज कर रहे हैं। देखिए, ये असल में आपने देखा होगा कि अभी होली के पहले लगातार बहुत सारी भर्तियों के रिजल्ट आए हैं और उसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी चयनित भी हो गए। एक ही अभ्यर्थी का जो चयन है वो कई भर्तियों में हो गया है। तो विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि एसएससी जो है ऐसा विकल्प दे कि जिन विद्यार्थियों को नौकरी नहीं करना वो हट जाए और उनकी जगह दूसरे विद्यार्थी को मौका मिले। लिखा अभ्यर्थी स्वैच्छिक उम्मीदवारी वापसी का विकल्प देने के लिए इस ईमेल मैसेज कर अभ्यर्थियों का कहना है कि 2021 तक एसएससी ने अंतिम परिणाम से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया था, जिससे अनिच्छुक के साथ-साथ अयोग्य अभ्यर्थी अपने आप बाहर हो गए थे। हालांकि वर्तमान में न्यूनतम अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयनित मान लिया जाता है, भले ही वह नौकरी करने के इच्छुक हो या नहीं। दूसरे शब्दों में वर्तमान में आवेदन करने के बाद में स्वैच्छिक रूप से अभ्यर्थन वापसी का कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अभ्यर्थी अन्य एसएससी या सरकारी परीक्षाओं में चयनित हो जाते हैं। इस बीच सेंट्रल की बहुत सारी वैकेंसीज के जो रिजल्ट आए हैं, चाहे वो बैंकिंग के हों या एसएससी में ही बहुत सारी जो भर्तियां हुई या स्टेट लेवल की अलग-अलग राज्यों में, बिहार वगैरह में भी पीएससी ने बहुत सारे रिजल्ट जारी किए हैं। नीचे लिखा है कि इसका नतीजा होता है कि कई योग्य अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया है कि वह अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले स्वेच्छा से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प दें। यह व्यवस्था लागू होने से केवल वास्तविक रूप से इच्छुक अभ्यर्थी ही चयन प्रक्रिया में बने रहेंगे और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल सही बात है और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। ये सभी भर्तियों में होना चाहिए। गजब वर्मा जी का देख लो। जस्टिस वर्मा के बंगले के पास कूड़े के ढेर में भी मिले 500-500 रुपए के अधजले नोट। कानून मंत्री बोले सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की रिपोर्ट के बाद ही बात करेंगे। सोचते हैं हमारा तो कुछ होगा नहीं, अभी तक तो किसी जज के खिलाफ कुछ इस तरीके का हुआ नहीं है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए अगर बातें सही हैं जो नजीर बने और साथ में कुछ बदलाव हो। जो इनके जो भी जस्टिस होते हैं, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो पर्याप्त नहीं है, बहुत पेचीदा कार्यक्रम होता है। महाभियोग जो लगता है, वो बहुत ही पेचीदा उसमें मामला होता है और बहुत आसानी से इनके खिलाफ कार्रवाई और भले ही उसका जो अधिकार है वो कार्यपालिका के पास ना, न्यायपालिका के पास ही हो, न्यायपालिका ही कार्रवाई करे, लेकिन जो प्रक्रिया हो वो बहुत जटिल ना हो।
लिखा है, करोड़ों की नकदी मिलने के आरोप में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के पास कूड़े के ढेर में भी 500-500 के नोट अधजले मिले हैं और सफाई कर्मी रविवार को जब उनके घर के बाहर पहुंचे तो ये नोट मिले हैं। सफाई कर्मचारी इंद्रजीत ने बताया कि 4-5 दिन पहले जब हम लोग सफाई कर रहे थे तब 500-500 के रुपए के जले हुए नोट के टुकड़े मिले। अब हमें और टुकड़े मिले हैं। एक अन्य सफाई कर्मी सुरेंद्र को भी जले हुए नोट टुकड़े मिले। जिनको भी नोट मिले बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल सब ला करके बताना, जो भी कमेटी गठित हुई है या मीडिया को। इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है और समिति की रिपोर्ट न आने के बाद ही वह इस पर बात करेंगे। जस्टिस वर्मा अपने आवास पर कथित तौर पर बरामद नकदी के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं और 14 मार्च की रात उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। आंतरिक रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को वीडियो जारी किया था जिसमें जस्टिस वर्मा की आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये होता है ऊपर वाले की कुंडली, कोई नहीं बच सकेगा। इनके यहाँ आग लगनी थी, इनकी पोल खुलनी थी और इनको अपने गुनाहों की सजा मिलनी थी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।